अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आपके सामने पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो पीआईए की जो बिडिंग थी वो ट्यूसडे वाले दिन प्लेस हुई और आरिफ हबीब जो ग्रुप है और उसके साथ जॉइंट में कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने पीआईए की जो बिडिंग थी वो जीत ली है और 75% जो शेयर्स थे पीआईए के, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेल आउट कर दिए हैं। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट की बात ये है जो कि मैं पहले भी कुछ अपने जो दोस्त हैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि पीआईए की जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और अभी भी देखें, अगर आप वेंसडे की वर्किंग देखें तो वेंसडे को ये जो शेयर की के अंदर नेगेटिविटी आई और 9.2% नेगेटिव रहा इन अ सिंगल डे। और उसकी रीज़न भी ये थी कि ये न्यूज़ काफ़ी अरसे से आ रही थी। और यहाँ से मैं आपको एक सिंपल चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ कि सिर्फ एक साल के अरसे के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 93.43% का है और एयरटेल डेट में 87.90% का रिटर्न रहा है। अब जो कंपनी ऑलरेडी अपनी बेसिक प्राइस से ऊपर जा चुकी है तो मुश्किल होता है कि उस प्राइस से ऊपर वो और बेहतर रिटर्न दे सके। यहाँ से मैं आपको इसका ओवरऑल एक ओवरव्यू दे देता हूँ 5 साल का। तो 5 सालों के अंदर ये शेयर प्राइस जो है 3-4 रुपए का शेयर हुआ करता था और ये 2023 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल 2 साल पहले। तो 2 साल के अंदर इस शेयर ने, आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन कोई अगर आज की प्राइस से देखें तो ये तकरीबन 11 टाइम्स बनता है, मतलब 1100% ये अपने रिटर्न्स दे चुका है। अब 3-4 रुपए का शेयर जब इतने ऊपर वाले लेवल पे आ जाता है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन पेंडिंग होती है। ऑब्वियसली अब काफ़ी चीज़ों पे वर्किंग होगी, उसके जो लूप होल्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं पीआईए की, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे आरिफ हबीब, और उसके बाद फिर जाके चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जाएंगी। और ये भी प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होता। जब एक कंपनी काम करना शुरू करती है तो उसके जो प्रोसेस हैं उसको मुकम्मल होने में टाइम लगता है। तो अब आप यही अपने माइंड में रखें कि ये कंपनी का अब आगाज़ है। आगाज़ में अब पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी। पहले 1-2 साल तो इनको चीज़ों को कवर करने में लगेंगे जो इसके नेगेटिव साइड्स हैं। और बाकी पॉजिटिव साइड ये है कि इनको एक बड़ी एयरलाइन मिली है जिसकी एक तवील हिस्ट्री भी रही है और उसके साथ साथ उसकी एक रेपुटेशन भी है मार्केट के अंदर। तो बाकी अभी हम पूरी बेसिक, मैंने कहा कि इसके ऊपर पहले बात करते हैं। बाकी अब दोबारा से हम जो 3 दिन की न्यूज़ थी बेसिक, उनके ऊपर एक नज़र दोहराते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही पीर मंगल और बुध की और वीकली बेसिस की, और आने वाले दिनों के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चलती रहीं। बाइनेंस, अभी मैं बिटकॉइन देख ही रहा था, वो 88 की जो लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर आ गया है। काफ़ी दिनों से 87 और 90 के दरमियान रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हवाले से। अच्छा जी, ओजीडीसीएल के हवाले से न्यूज़ है 24 दिसंबर 2025 को। ये जो सर्कुलर डेट के हवाले से पेमेंट्स जा रही थी उसमें से एक और इंस्टॉलमेंट जो है वो ओजीडीसीएल को रिसीव हुई है, जो कि 6th इंस्टॉलमेंट है और इसकी जो रकम बनती है वो 7.725 बिलियन बनती है और इसकी पेमेंट भी ओजीडीसीएल को रिसीव हो गई है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ओजीडीसीएल को जो पेमेंट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से रिसीव हो रही हैं। तो लॉन्ग रन के लिए एक बड़ी और मजबूत कंपनी है जिसके ऊपर जाने के चांसेस जो हैं शेयर के काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रब्ता किया है। अगर तो वो वर्ल्ड बैंक, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने रब्ता किया है, अगर तो वहाँ से 1.7 ट्रिलियन मंजूर हो जाता है तो ओजीडीसीएल की जो शेयर प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, कि ये प्राइस जो है ये तकरीबन कोई 500 से 1000 की ब्रैकेट में जा सकती है। तो लॉन्गर रन के लिए अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ओजीडीसीएल को रखना एक समझदारी वाला डिसीजन होगा। अच्छा जी, एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सिंध के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए 2 बिलियन
का जो लोन है वो अप्रूव कर देगा। आपकी नज़र में ही होगा, जब से पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से अप्रूवल मिल रहे हैं उसके फ़ौरन बाद किसी भी कंट्री या किसी भी अदारे से पाकिस्तान के लोन रुके नहीं हैं। तो आईएमएफ को आप स्टैंडर्ड समझ सकते हैं कि जब आईएमएफ किसी कंट्री के लिए या किसी सिस्टम के लिए कोई भी लोन अप्रूव करता है तो उसके बाद बाकी जो अदारे हैं या कोई कंट्रीज़ हैं वो भी लोन देना शुरू कर देते हैं, उनका एतमाद भी उस कंट्री के ऊपर बहाल हो जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम पे 4G नेटवर्क की कैटेगरी पे फॉल करता है, और इसीलिए ईसीसी की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन का अप्रूवल दे दिया है। और ऑब्वियसली जैसे ही ऑक्शन कंप्लीट होता है तो पाकिस्तान के अंदर 5G नेटवर्क जो है वो भी आ जाएगा। और इसके लिए ये पाकिस्तान असल में ये उसी का स्टेप फॉरवर्ड है जो कि पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, और उसी के अंदर उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये शामिल है कि पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो भी टेलीकम्युनिकेशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 5G के लिए जो ऑक्शन है वो भी होगा, और उसके अंदर पाकिस्तान की जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं वो अपना हिस्सा भी लेंगी। देखें जी, अब किस कंपनी के हिस्से में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आता है या कितनी पार्टनरशिप आती है। अच्छा जी, लोन्स के हवाले से न्यूज़ है कि पाकिस्तान को जुलाई से लेके नवंबर के महीने तक 3 बिलियन डॉलर तक के जो लोन्स हैं वो मिले हैं। ये फ़ॉरेन असिस्टेंस के तौर पे हैं, मतलब बैरूनी ममालिक ने जो पाकिस्तान के अंदर ये पैसा इंजेक्ट किया है, और इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह लोन्स भी हैं, ग्रांट्स भी हैं, इवन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अच्छा जी, 2025 का परफॉर्मेंस चार्ट है और क्लियरली विजिबल है इसके अंदर कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KSE 100 ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स है उसने 49% का प्रॉफिट दिया है 2025 के अंदर। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो नाइकी है, जापान का आई थिंक है ये, और इसने 28% का प्रॉफिट दिया है। फिर FTSE है 100 है, 22% का रिटर्न दिया है। DAX ने 22% का रिटर्न दिया है, और स्टॉक्स 50 जो है उसने 18% का रिटर्न दिया है। S&P 500 US इंडेक्स है, इसने 16% का रिटर्न दिया है। शंघाई चाइना का जो है उसने 16% रिटर्न दिया है, और सबसे कम रिटर्न जो दिया है वो इंडिया ने दिया है जो कि 10% रिटर्न है। 2025 की परफॉर्मेंस ये आपके सामने है, तो क्लियरली विजिबल है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इन रिस्पेक्ट टू KSE 100 स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है 2025 के अंदर। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से 2026 जो स्टार्ट होने वाला है, 2025 पाकिस्तान का बेहतरीन साल रहा है, और इसी तरह 2026 जो है उसके अंदर भी कई चीज़ें प्रोग्रेसिव मोड में जाने वाली हैं। एक बुलिश साइन जो कि पहला ही जनवरी के महीने में आने वाला है वो ये है कि पाकिस्तान जनवरी के महीने में 1 बिलियन पांडा बॉन्ड जो हैं वो अपने प्लेस करने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक और लोन का अप्रूवल आया है जो कि $700 मिलियन का है। पिछले 5 महीनों के अंदर अगर आप देखें तो $3 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान के रिसीव कर चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, जो कि पाकिस्तान के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी हैं, और तमाम बाकी इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक और एडिशन है उसके अंदर, जो 700 मिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने अप्रूव किया। अच्छा जी, 2025 जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस की थी। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 1.4 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 24% प्रॉफिट बनता है। और इस पाकिस्तान इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, एक सिंपल सा फिनोमिना, ये एक कोड जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल ठीक साबित होती है, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो भी काफ़ी बेहतर हुए हैं। इसीलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है
उसके अंदर भी इजाफा हुआ है और नो डाउट कि पाकिस्तान ने प्रॉफिट जो है वो भी बहुत बेहतर डिलीवर किया। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं जी अब। और 24 दिसंबर को मार्केट जो है वो बल्कि 22, 23 और 24 तीनों दिन मार्केट प्रेशर में रही। बल्कि उससे प्रीवियस डे जो लास्ट वीक की क्लोजिंग रही वो भी उस दिन भी मार्केट नेगेटिव ही रही थी। एक तो रोल ओवर वीक चल रहा है, उसका प्रेशर भी है, दूसरा एनर्जी सेक्टर के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि एक रिपोर्ट मैं स्टडी कर रहा था उसके अंदर यही चीज़ें मेंशन थी कि पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है वो 1.7 से भर के, बल्कि 1.6 से भरकर, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं, 1.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। और दिसंबर के जो नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं वो 2.1 ट्रिलियन बताए जा रहे हैं। तो अगर तो यही डाटा आता है तो उसके मुताबिक चीज़ें किस तरफ जाएंगी, वो ये है कि प्रेशर होगा एनर्जी सेक्टर के ऊपर। और जो लोग भी एनर्जी सेक्टर के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा ताकि अपने किसी भी किस्म के जो लॉसेस हैं उनसे बच सकें। और लॉन्गर रन के लिए तो चीज़ें सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर कोई लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ध्यान से उनको इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी उस दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट जो है 0.14% नेगेटिव रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। और वो इसी वजह से थी कि रोल ओवर वीक था, मार्केट में बाइंग भी चल रही है। जो बायर है वो बहुत तेज़ी से बाइंग भी कर रहा है। वॉल्यूम जो रहा वो 319 मिलियन का रहा। मार्केट ने अपना जो लो बनाया 176.41 का बनाया, जो हाई बनाया वो बनाया जी 171.587 पॉइंट्स का। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक मामला है कि जी मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो अपने लो के नज़दीक नज़दीक हुई है। ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न बन सकता है कि ये मार्केट की क्लोजिंग रही और ये मार्केट का लो था। तो मार्केट क्लोज़ हो रही है इससे ज़्यादा नियर है और जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था उससे काफ़ी दूर है मार्केट। तो थोड़ा सा प्रेशर आपको फ्राइडे वाले दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल जो मोमेंटम है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव लेवल के ऊपर ही होगी। उसी से मार्केट का जो वीकली ग्राफ है वो चेंज होगा। अच्छा जी, 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 54% का रिटर्न दे चुकी है KSE 100, और एयरटेल डेट में 48.37% का रिटर्न दे चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ का एडिशन कर लेते हैं कि डे रेंज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो वीकली रेंज है वो 52 वीक रेंज है वो देखना भी बड़ा ज़रूरी है। 52 वीक में जो लो रहा है वो 598 पॉइंट्स का रहा। और अभी जिस लेवल के ऊपर मार्केट चल रही है, जो हाई रहा है वो 172 के अबव मार्केट रही है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। ओबियसली मार्केट में फंडामेंटली चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपने जब भी कोई सॉलिड नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपने एग्ज़िट करना नहीं भूलना है। तो ये मार्केट की हमारी जो परफॉर्मेंस थी वेंसडे वाले दिन की, लास्ट क्लोजिंग डे की। आज तो छुट्टी है तो ओबियसली आज मार्केट बंद रही है, आज की तो कोई एक्टिविटी रही नहीं है। कल फ्राइडे होगा और फ्राइडे की जो मार्केट है क्योंकि काफ़ी 4 दिन से मार्केट नेगेटिव रही है तो होपफुली मार्केट पॉजिटिव एंड के ऊपर क्लोजिंग दे। अच्छा जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल बुल्क टर्मिनल जो है पहले नंबर पे रहा। जी, जो वॉल्यूम रहा 62 मिलियन का वॉल्यूम रहा। मार्केट में जो इन्होंने हाई बनाया PIBTL ने 18.38 का बनाया, जो लो था 17.5 का बनाया। अच्छा जी, ये जी चार्ट है। थ्रू आउट द डे जो शेयर प्राइस है ये पॉजिटिव ही रहा। पिछले एक साल में इसने 120% का रिटर्न दिया है और एयरटेल डेट में 94% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी प्रोफाइल भी थोड़ा बहुत स्टडी किया करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी, मार्केट की कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये मार्केट की कैपिटलाइजेशन है आई थिंक 32 बिलियन बनती है। जो शेयर्स टोटल हैं इनके पास ये हैं जी 1
अच्छा जी, उसके बाद पीआईए कंपनी है। पीआईए के अंदर जो वॉल्यूम रहे वो भी टॉप 3 के अंदर फॉल कर रहा है, और उसके अंदर वर्किंग की रीज़न आपके सामने ही है कि पीआईए की बिडिंग हुई है और 75% जो इसके शेयर्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ पीआई के हवाले से, थोड़ा सा इसकी डे ट्रेडिंग के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। और वो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप भी जान के थोड़ा बहुत हैरान होंगे, और आपको मज़ा भी आएगा कि पीआई की इतनी प्राइस की जो एप्रिसिएशन हुई है उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट किसको गया है। अच्छा, बेसिक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो उस दिन बावजूद इसके कि कंपनी प्राइवेट हो गई है, उसके अंदर नेगेटिविटी देखी गई है। जो क्लोजिंग प्राइस रही वो 34.16 पे क्लोज़ हुआ, माइनस रही 3.47, और एक दिन के अंदर जो परसेंटेज वाइज डिक्रीज़ आया है जी वो 9.20% नेगेटिव रहा पीआईए। और वॉल्यूम जो रहा जी वो 54.3 मिलियन का वॉल्यूम रहा। और अगर हम 5 ईयर्स की एक एवरेज आउट देखें तो 5 सालों के अंदर जो इसने लो बनाया है, अप्रोक्सीमेट लो ही बताऊंगा, 3.4 है, 3 तक भी होगा मे बी। और जो हाई मार्केट में इसने बना चुका है ये 49.65 का हाई बना चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये 15-16 टाइम्स ज़्यादा जा चुका है अपनी प्राइस से, और 1500-1600% रिटर्न दे चुका है। और ये सारा कुछ जो हुआ है तकरीबन पिछले 2 सालों के अंदर ही रिटर्न हुआ है। इसका मतलब कि अगर किसी ने 10 साल पहले या 15 साल से भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको असल जो निचोड़ मिला है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है, वो पिछले 2 सालों के अंदर ही हुआ है। अच्छा जी, कंपनी प्रोफाइल में जो मैं बेसिक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाला था, एक तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें, 178 बिलियन की है। जो शेयर्स फ्लोट हैं वो 5.2 बिलियन है, और जो टोटल शेयर्स हैं जो फ्री फ्लोटिंग है वो 189 मिलियन है बस, जो कि 3.61% बनता है। असल पॉइंट ही ये है जी असल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि बाकी सारी जो होल्डिंग है वो कंपनी के पास है, और असल प्रॉफिट तो कंपनी ने बनाया है। और जिनके पास होल्डिंग है वो 3.61% है, और सिर्फ प्रॉफिट 3.61% जनरल पब्लिक है जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया, बाकी सारा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया। तो ये बेसिक रीज़न थी। बाकी अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो अभी नहीं आई हैं, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कंपनी के तमाम चीज़ें चेंज की हैं। पहले ये पीआईए कंपनी होती थी, अब पीआईए होल्डिंग के नाम से इन्होंने इसका सारा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज किया, और नेम चेंज करने के साथ साथ इसकी जो फ्री फ्लोटिंग थी वो भी इन्होंने चेंज की। तो ये बेसिक और बड़ी अहम चीज़ थी जो मैंने आज नोट की। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये पॉइंट शेयर करूँ। अच्छा जी, पीआईए के बाद के इलेक्ट्रिक है, कि इलेक्ट्रिक जो है ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है, और पिछले काफ़ी अरसे से 3 से 6 के दरमियान, 10 के दरमियान इन्हीं लेवल्स के ऊपर घूमती फिर रही है। उस दिन की अगर एक्टिविटी देखें तो 5.6 पे क्लोजिंग दी, और जो नेगेटिव रही वो -3.74% रही। वॉल्यूम इसके अंदर रहा जी 5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, और 52 वीक्स की रेंज सिंपल यहीं से देखते हैं, 3.60 लो रहा और हाई बनाया 8.52 का। तो अभी अगर आप इसका मिड भी देखें तो तकरीबन इसके मिड में ही फॉल कर रहा है 5.66 पे। एक साल में जो इसने चेंज दिया है 2.91% का है, और एयरटेल डेट में जो चेंज दिया है वो 1.07% का है। अच्छा जी, कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की बात करें तो 156 बिलियन है, और 27 बिलियन के राउंड अबाउट इनके शेयर्स हैं, और फ्री फ्लोट जो है जी 10% है। यहाँ पे भी एक पॉइंट बहुत गौर वाला है कि 90% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास नहीं है। सिर्फ पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो है जी 10% होल्डिंग है। तो आने वाले दिनों में अगर ये 50-100 रुपये का शेयर हो जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं जो कि जनरल पब्लिक नहीं है उनके पास जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद AHCL टॉप परफॉर्मर रहा, और LSECL टॉप परफॉर्मर रहा। थोड़ा सा इसको भी स्टडी करते हैं। LSC कैपिटल लिमिटेड है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी और सिक्योरिटी कंपनी की कैटेगरी के अंदर आता है। 52 वीक रेंज देखें तो 3.91 रही है, और एक दिन की जो रेंज रही 21.32% का इंक्रीज़ आया, और ₹1 शेयर की प्राइस में इजाफा भी हुआ है। अच्छा जी, और कंपनी की थोड़ी मार्केट के हवाले से देखें तो फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है जी। 60% फ्री फ्लोट कंपनी ने किया हुआ है अपने शेयर्स का, और 217 मिलियन के जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट में हैं। 362 मिलियन टोटल शेयर्स
इनके हैं। बैक टू द मेन पेज और वहाँ पे जाके देखते हैं कि जी और हमारे टॉप परफॉर्मर में कौन सा काबिल ज़िक्र शेयर है। पीटीसी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हुआ हूँ और आज भी पॉजिटिव था और इसके बाइंग लेवल वही हुआ करते थे जो 13 से 20 रुपए के दरमियान थे। अभी ऑब्वियसली बहुत ऊपर आ चुका है। WTL के बारे में हमेशा मैं बात करता हूँ और अभी भी काफ़ी नीचे है। जो इनके इसके अंदर डिक्रीज़ आया है वो -1.14% का है और अभी भी एक बहुत चीप शेयर है। लॉन्गर रन के अंदर एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी हाई है। 52 वीक्स का रेंज जस्ट 1.05 से 2.41 के दरमियान है। 5 ईयर का चेंज चेक कर लेते हैं एक बार। 5 ईयर में ये शेयर अपने पीक के ऊपर गया हुआ है जी। यहाँ से चेक कर लेते हैं अगर तो सही हमें आइडिया हो जाए तो तकरीबन कोई 4-5 रुपए के ऊपर ये शेयर जा चुका है। तो अगर तो आप अपनी अमाउंट डबल करना चाहते हैं, आई थिंक ये शेयर बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करके अपने मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, रिस्क को हमेशा याद रखें। आपकी प्राइस नीचे भी जा सकती है। हमेशा इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टमेंट करें इन शेयर्स के अंदर और लॉन्गर रन के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप एडवांसर्स अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। टॉप डिक्लाइनर्स अगर स्टडी करना चाहते हैं बाय परसेंटेज है आप, तो ये यहाँ से आप स्टडीज़ को कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी अब हम जो टेक्निकल लेवल्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी एक नज़र दोहराते हैं और SCS ट्रेड पर चलते हैं और मज़ीद उस पर जाके बात। अच्छा जी, ये परफॉर्मेंस है जी आपके सामने और थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं और फिर देखते हैं कि जी कैसी परफॉर्मेंस रही है। जी ये कंटिन्यूसली 4 दिनों से मार्केट जो है वो नेगेटिव और अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रही है और तकरीबन समझ लें कि एक दिन के बराबर है जो कि थर्सडे को मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया था। उसके बाद से लेके अभी तक मार्केट में उस तरह की बुलिश मोमेंटम अभी तक आया नहीं है। रोल ओवर वीक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये वनडे परफॉर्मेंस रही जी 243 पॉइंट्स नेगेटिव रही। क्लोजिंग रही 178.30 पॉइंट्स के ऊपर और जो लो बनाया मार्केट ने वो 176.41 का बनाया और जो हाई बनाया वो 171.580 पॉइंट्स का बनाया है। वीकली लेवल के ऊपर अगर बात करें तो जी ये वीकली चार्ट है जी आपके सामने और पिछला वीक का चार्ट कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं दिखा रहा था। आई डोंट थिंक कि ये जो वीक है ये नेगेटिव क्लोज़ होगा। सिर्फ 574 पॉइंट्स अभी तक नेगेटिव हुए हैं और अगर यहाँ से कोई 1000 पॉइंट भी मार्केट पॉजिटिव डाल जाती है तो जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि मंथली ग्राफ का जो चार्ट है वो अभी भी नेगेटिव नहीं है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जो पिछले मंथ का चार्ट था वो एक पॉजिटिव और बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था। उसके मुताबिक इस मंथ में अभी तक उतनी ज़्यादा हाइप नहीं आई है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट को एटलीस्ट 173 या 175 के लेवल पे इस ईयर एंड पे क्लोजिंग देनी चाहिए ताकि मार्केट अपने आने वाले टाइम के अंदर जो है एक जो बुलिश मोमेंटम है उसको बरकरार रख सके। अगर तो यही मोमेंटम रहता है तो मार्केट के आने वाले साल के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 2 लाख से 2,15,000 20,000, कुछ लोग तो 2.5 लाख के मोमेंटम को भी कि प्राइस की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और फंडामेंटल जो मुझे लगता है कि पॉजिटिव हैं तो मार्केट 2.15 तक तो जा ही सकती है। अच्छा जी, ये तो हमारी डेली वीकली और मंथली ग्राफ की बेसिक आइडिया हो गया कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। अब थोड़ा सा एक व्यू डालते हैं जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बेसिक चीज़ों में कि जो स्टॉक्स हैं हमारे जो स्टॉक बेस्ड फंड्स हैं उनमें से बेहतर कौन से परफॉर्म करते रहे और कौन से स्टेबल रहे। अच्छा जी, म्यूचुअल फ़ंड के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से स्टडी करनी है तो मुफाब बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहां पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और डेली की जो अपडेट्स हैं, मतलब जो कि रेट आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप एक ही वेबसाइट से तमाम फ़ंड्स को पूरे पाकिस्तान के अंदर देख भी सकते हैं और उनकी प्राइजेज़ को भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा फोकस जो है वो शरिया कंप्लाइंट पे होता है, जो मनी मार्केट और इनकम मार्केट के फ़ंड्स हैं उनके रिटर्न्स मैं आपको
बता दूं कि वो अभी भी 9 से और 12% की ब्रैकेट के दरमियान चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। तो तकरीबन आप 9 से 10% की ब्रैकेट ही अपने माइंड में रखें और रिटर्न उसी एवरेज में रहेंगे। अगर तो आपने बेहतर रिटर्न बनाने हैं तो स्टॉक फंड के अंदर आपका टाइमली एंट्री करें और टाइमली एग्जिट करें और अपने रिटर्न्स को बेहतर बनाएं। कम से कम 15 से 20% साल के रिटर्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इजी है कि पूरे साल के अंदर आप 20% रिटर्न बनाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड पे अगर आपको लो रिस्क और इनकम और मनी मार्केट से आपको 8 या 7% रिटर्न बच जाते हैं टैक्स कटने के बाद, तो आपने स्टॉक मार्केट से बाकी के रिटर्न जनरेट करने हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, ख़ासतौर पे उन हालात में जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम क्योंकि शरिया कंप्लाइंट इक्विटी मार्केट को देखते हैं, गोल्ड के ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे, तो पहले हम कमोडिटी मार्केट को देख लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने उस पर बात भी नहीं की, ताकि हम एक सिंपल सा कंपैरिजन कर लें। हाँ, कहाँ गुम हो गया है जी कमोडिटी, मैं शायद मिस कर रहा हूँ, ऊपर है जी, ये आ गया। तो शरिया कंप्लाइंट कमोडिटी कैटेगरी के अंदर सिर्फ अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है जो कि गोल्ड फंड सेल करता है, और आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आप 5,000 से अपना एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर तो गोल्ड फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा जी, 23 दिसंबर के रेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, 24 दिसंबर के नहीं हैं। वन डे का जो रिटर्न आया है वो माइनस में है, 0.16% नेगेटिव रहा। मंथ टिल डेट के अंदर इस फंड ने, गोल्ड फंड ने 5.07% का रिटर्न दिया है। और अगर हम देखें जी, इसको ज़रा हाईलाइट कर दूं, और अगर हम एयर टिल डेट में देखें तो 27% रिटर्न ऑलरेडी गोल्ड फंड दे चुका है। एयर टिल डेट जब भी आप म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है उसके काउंट करेंगे तो जुलाई से लेके अभी तक, जुलाई से जून के दरमियान बात होती है, जो इनका फिस्कल ईयर होता है। तो एयर टिल डेट में अभी का जो रिटर्न है ये जुलाई से लेके 23 दिसंबर तक का रिटर्न है। 27% अगर रिटर्न अभी तक दे चुका हुआ है, बुरा रिटर्न नहीं है। आई थिंक आने वाले दिनों में काफ़ी ऑलरेडी बुलिश हो चुका हुआ है। प्रॉफिट टेकिंग पर्सनल अगर मैं हूँ तो मैं 27% पे प्रॉफिट टेकिंग करूँगा, और फिर अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक फंड में तो मैं उसके अंदर भी एंट्री और एग्ज़िट ज़रूर करूँगा। अच्छा जी, गोल्ड फंड को हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद हम शरिया कंप्लाइंट इक्विटी के अंदर जाते हैं, और इक्विटी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें मल्टीपल फंड्स हैं, स्टॉक फंड्स भी हैं, और एनर्जी सेक्टर बेस्ड फंड्स जो हैं, सेक्टर बेस्ड कहलाते हैं वो फंड्स, वो भी अवेलेबल हैं। अच्छा जी, क्योंकि मार्केट अंडर प्रेशर रही है तो देखते हैं जी किस फंड के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। आई एम सॉरी, अलाइड बैंक में -0.24% रहा। अच्छा जी, अलाइड बैंक में -0.24% रहा। AKD 0.02% नेगेटिव रहा। अल अमीन का भी जो एनर्जी फंड है बहुत कम नेगेटिव रहा, 0.02%। और इसी तरह अमीन शरिया स्टॉक फंड भी 0.01% नेगेटिव रहा। अल हबीब का जो इस्लामिक फ़ंड है 0.14% नेगेटिव रहा। अभी तक देखें तो अलाइड बैंक का जो स्टॉक फंड है वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा है। अच्छा, उसके बाद अल अमीन म्यूचुअल फ़ंड का जो फ़ंड है वो साथ ही मैंने अभी कहा ही कि वो ज़्यादा नेगेटिव था, तो उससे ज़्यादा नेगेटिव आ गया हमारे पास, जो कि 0.42% नेगेटिव रहा। अल फलाह का GHP इस्लामिक फ़ंड जो है 0.189% नेगेटिव नहीं रहा, बल्कि ये पॉजिटिव क्लोज़ किया है, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो सकता है जी, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अलहम्रा इस्लामिक फ़ंड जो है ये नेगेटिव रहा 0.13%, और अलहम्रा अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो रहा वो 0.48% पॉजिटिव रहा। अच्छा, मुझे इसके पॉजिटिव होने पे हैरानी हो रही है, लेकिन आल दो पूरे के पूरी स्टॉक मार्केट तो नेगेटिव नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर बेस सेलेक्टिव स्टॉक्स जो थे उन्होंने उस दिन के अंदर पॉजिटिव ही परफॉर्म किया है। एटलस का जो स्टॉक फंड है वो -0.28% रहा। AWT जो है वो 0.43% नेगेटिव रहा। अच्छा, यहाँ पे अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड 0.42% नेगेटिव रहा, इसका जिक्र आई थिंक मैं नहीं कर पाया। अल अमीन मैंने इसको कह दिया था, ये अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है। अच्छा जी, उसके बाद एटलस का 0.28%, AWT 0.43% नेगेटिव रहा। फैसल भी 0.23% नेगेटिव रहा, और फैसल का दूसरा जो फ़ंड है वो भी 0.17% नेगेटिव रहा। HBL का फ़ंड 0.077% पॉजिटिव था, दोनों ही 0.24%, जो दूसरा फ़ंड है वो भी पॉजिटिव रहा।
JS भी नेगेटिव था, लकी भी नेगेटिव था, मीज़ान एनर्जी फ़ंड जो है 0.36% पॉजिटिव रहा। इसका मतलब ये है कि एनर्जी सेक्टर ने रिकवरी डालना शुरू की है और आई एम होपिंग, यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि जो फ्राइडे का दिन है जी वो पॉजिटिव होने वाला है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड 0.51% नेगेटिव रहा। NBP 0.52% नेगेटिव रहा। NBP इस्लामिक स्टॉक फंड 0.1% नेगेटिव रहा और इसी तरह NIT का इस्लामिक स्टॉक फंड जो है वो 0.35% नेगेटिव रहा। पाक कतर का इस्लामिक स्टॉक फंड जो है वो 0.25% नेगेटिव रहा। तो सबसे ज़्यादा अगर बल्कि ये 0.52% पॉजिटिव रहा है एनर्जी फंड जो है नेशनल बैंक का। वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है फिर तो इसकी। तो ये जी हमारे स्टॉक फंड्स की परफॉर्मेंस थी। तकरीबन सब अपने अपनी जगह पे बराबर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप किसी भी कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बेहतर चीज़ आपने ये देखनी है कि आपको कट ऑफ टाइम कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है। जो कंपनी आपको कट ऑफ टाइम ज़्यादा प्रोवाइड करती है और उसकी मार्केट वर्थ भी अच्छी है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस ज़रूर करें। अच्छा जी, ये हमारी म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री का बेसिक जो उस दिन की परफॉर्मेंस थी वो भी हमने कवर कर ली। आपको बताते बताते मैं भी कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीखता हूँ। और इससे अगला जो हमारा स्टेप है वो है जी हमारा क्रिप्टो मार्केट। और थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट को भी आज स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं investing.com जो वेबसाइट है वो देखता हूँ, आप भी उसको देखा करें। अच्छा जी, क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी देर से स्टक रही है एक स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान ही, एक प्राइस रेंज कह लें या प्राइस बाउंड कह लें, उसके दरमियान ही स्टक हो चुकी है। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। बिटकॉइन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सबसे ज़्यादा है और इसके आसपास भी कोई दूसरी जो कॉइन है या कंपनी है वो इसके आसपास भी नहीं है। 1.76 ट्रिलियन के ऊपर बिटकॉइन इस टाइम पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस टाइम पे मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है $88,000 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले जो चेंज रहा है इसके अंदर टोटल वॉल्यूम जो रहा है वो 32.45% रहा है 19.69 बिलियन का। और जो चेंज रहा है वो पॉजिटिव रहा है, 0.87% इंक्रीज़ आया है। और 7 डेज़ का जो चेंज है वो माइनस है 0.03%। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये बिटकॉइन पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो 84 से लेके 92 के ब्रैकेट के दरमियान ही ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन कोई ना कोई प्रेशर है जो इसको रोक के रखा है और उसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि इन्वेस्टर को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर, अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है 40,000 पे और वो 50, 40, 30 के लेवल के ऊपर आता जा रहा है, बिटकॉइन उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था, तो उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। वो 90 के ऊपर अगर एग्ज़िट कर गए तो वो इन्वेस्टर है। अच्छा, यहाँ से दूसरे नंबर पे देखें तो ईथर जो है उसकी जो प्राइस है 2947 है। जो डे रेंज है जी वो 0.39% पॉजिटिव रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने पहले कहा 356 बिलियन, कंपैरेटिव टू बिटकॉइन बहुत कम है। लेकिन ऑब्वियसली अपनी एक एग्जिस्टेंस है हर एक क्रिप्टो की, हर एक कंपनी की, और जिस पे वो ट्रेड करता है, जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। पिछले काफ़ी टाइम में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, 4000 को क्रॉस भी किया, लेकिन अल्टीमेटली दोबारा नीचे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है BNB। BNB एक आपके सामने एक एक्सचेंज भी है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपनी होल्डिंग्स रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बड़ी एक्सचेंज कंपनी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ दुनिया की पहले नंबर पे सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज आपको मिलती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है जिसके ज़रिए आप इसकी बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 115 बिलियन है और इसने बहुत अच्छा जी रिटर्न दिया है पिछले कुछ अरसे के अंदर। मैंने जो इसको देखा है पिछले टाइम में $240 का हुआ करता था और अभी इस टाइम के ऊपर 841 के ऊपर ये आ चुका है। BNB आल्दो नो डाउट आने वाले टाइम के लिए भी एक पाथ ब्रेकर बन सकता है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस तो 1000 2000 की हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी हैं। लेकिन ऑलरेडी ये तकरीबन कोई 200-300% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी इसमें से प्रॉफिट टेकिंग बनती है।
अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आ जाता है वो है जी XRP, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 113 बिलियन है। और पिछले एक दिन का जो चेंज है 1% पॉजिटिव रहा, और इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो 1.87 पे है। ये जी बेसिक है। बाकी इसके अलावा तमाम बाकी जो कंपनीज़ हैं आप इनको यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। पूरी डिटेल अगर आपने इसकी स्टडी करनी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी बहुत आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। मैक्सिमम अगर आपने डिटेल करनी है तो आप बनायंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से मुकम्मल हिस्ट्री जो है वो किसी भी क्रिप्टो की आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए जनाब इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।